हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। जैसा कि हम लोग बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इसके पहले 9 सेशन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर सबसे पहले जाकर उसको वॉच कीजिए। इससे उससे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा और ऑब्जेक्टिव बनाने में आपको मदद मिलेगा। चलिए हम लोग 2023 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। इसके पहले हम लोग 2024 का भी क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग 11 से शुरू करेंगे। तो बात किया जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम है। अब ये प्रतिबंधन एंजाइम क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानेंगे। प्रतिबंधन एंजाइम क्या होता है कि डीएनए को एक विशिष्ट स्थान पर क्या करता है, काटने का काम करता है। डीएनए को एक विशिष्ट स्थान पे क्या करता है, काटने का काम करता है। तो सबसे पहले तो यही ध्यान में रखना कि ये प्रतिबंधन एंजाइम है क्या। पहले लिख देते हैं हम लोग प्रतिबंधन एंजाइम के बारे में। ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लिखने में मदद करेगा। प्रतिबंधन एंजाइम, तो ये एंजाइम क्या काम करता है, तो ये डीएनए को एक विशिष्ट स्थान पर काटने का काम आता है। एक विशेष स्थान पर काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है प्रतिबंधन एंजाइम का। प्रतिबंधन एंजाइम जो होता है वो 3 प्रकार के होता है। ये इको आरआई, ये भी प्रतिबंधन एंजाइम है। बीएम बैम एचआई, ये भी प्रतिबंधन एंजाइम है। एचआई हिंड 3 ट्रिपल आई, ये भी प्रतिबंधन एंजाइम है। तो ये तीनों के तीनों प्रतिबंधन एंजाइम है। जो पैक्टिनेज है, यही एक है जो कि ये प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है। इस बात को ध्यान में रखना है कि ये एक प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है। तो यही इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे बात की जाए, आनुवंशिकता संशोधित फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। देखो, जब बात किया जाता है, हम लोग फसलों को उत्पादन के लिए आनुवंशिक संशोधन करते हैं, रिसर्च करते हैं, ठीक है। जो किसके द्वारा किया जाता है, तो पूर्ण योगज डीएनए का प्रौद्योगिकी द्वारा। तो हम लोग आनुवंशिक फसल का निर्माण कर सकते हैं, संशोधित फसल का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें कुछ विशिष्ट गुण है, जिसमें क्या हो, कुछ विशिष्ट गुण है। तो कैसे किया जाता था, पूर्ण योगज डीएनए का निर्माण करके। अब ये पूर्ण योगज डीएनए क्या होता है, सबसे पहले तो ये हम लोग समझते हैं कि पूर्ण योगज जो डीएनए होता है वो क्या होता है। ये एक प्रकार के डीएनए ही है, लेकिन ये क्या करता है, दो अलग अलग डीएनए को अणुओं को टुकड़े को जोड़कर जो बनाया जाता है, जिसमें कुछ नया गुण आ जाए। मतलब दो या दो से अधिक अणुओं के टुकड़े को जोड़कर डीएनए का निर्माण किया जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण योगज डीएनए के नाम से जानते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण योगज डीएनए के नाम से जानते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना कि पूर्ण योगज डीएनए किसको हम लोग कहते हैं। तो ये बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके क्या किया जाता है, दो या दो से अधिक अलग अलग डीएनए के अणुओं के टुकड़े को जोड़ के नया डीएनए बनाया जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण योगज डीएनए के नाम से। अगर कोई लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। तो उसी को पूर्ण योगज डीएनए के नाम से जानते हैं। पूर्ण योगज डीएनए का उपयोग करके हम लोग किसी भी फसल को पैदावार में वृद्धि कर सकते हैं, उसको प्रतिरोधक क्षमता बना सकते हैं। मतलब किसी कीड़ा मकोड़ा या जो भी घास वगैरह होता है उसके प्रति उसका प्रतिरोधक क्षमता क्रिएट कर सकते हैं। पोषण मूल्य हो, मतलब उसमें अच्छे से पोषण पदार्थ ज़्यादा मात्रा में मिले, रसायन का उपयोग कम करें। ये सब पूर्ण योगज डीएनए की सहायता से हम लोग कर सकते हैं। तो फसल में पूर्ण योगज डीएनए का स्थानांतरित करके हम लोग फसल में इस प्रकार के फसल का निर्माण कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बात की जाए प्याज में परिवर्धन होता है। परिवर्धन का मतलब होता है कि प्याज के कौन सा पार्ट से नए पौधे का निर्माण होगा, उसी को यहाँ पर परिवर्धन बोला जा रहा है। कि परिवर्धन, प्याज में परिवर्धन कहाँ पे पाया जाता है, उसके पत्तियों में होता है कि प्रकंद में होता है कि बीज में होता है कि बल्ब में होता है। प्याज का कहाँ से नया नया प्याज का निर्माण कर सकते हैं जम के, इस चीज़ को बताना है। तो प्याज में कौन सा पार्ट में ऐसा होता है जहाँ से परिवर्धन किया जा सकता है, नए पौधे का निर्माण किया जा सकता है। तो प्याज का अगर बात करते हैं तो प्याज का जो बल्ब होता है, वही बल्ब क्या होता है, प्याज का जो बल्ब होता है वही बल्ब क्या करता है, नए पौधे का निर्माण करता है। जब बल्ब क्या होता है मिट्टी में लगा दिया जाता है तब पौधे क्या हो जाता है, प्याज के पौधे विकसित होने में इसको मदद करता है। यहाँ पर लिख सकते हैं, ये एक डॉट करके लिख देते हैं, प्याज के बल्ब को जब मिट्टी में लगाया जाता है तो उससे प्याज का पौधे विकसित होता है। बस यही टर्म्स ध्यान में रखना है। जो उसका बल्ब होता है उसी को अगर क्या कहते हैं मिट्टी में बो दिया जाता है तो उससे नए पौधे का विकास होता है प्याज का। जिसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूमोकोरियल अपरा सभी को पता है कि इंसानों में पाया जाता है। अपरा सभी को पता होना चाहिए, बताए भी थे अच्छे से कि किस में पाया जाता है, मानव में पाया जाता है। और अपरा का काम क्या होता है, तो अपरा का काम होता है जब भ्रूण पलते रहता है, हम लोग पलता है गर्भ अवस्था के दौरान भ्रूण को पोषण चाहिए, तो भ्रूण को पोषण प्रदान कौन करता है, तो अपरा करता है। तो बेसिकली अगर याद रखना है कि अपरा के बारे में, अपरा बोलिए ह्यूमोकोरियल अपरा भी बोल सकते हैं। तो अपरा के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो ये क्या काम करता है, तो भ्रूण को पोषण, भ्रूण किसको बोलते हैं, तो जब बच्चे पलते रहते हैं, जब शुरुआती अवस्था होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। जब गर्भ अवस्था में पलते रहते हैं तो भ्रूण को पोषण तथा ऑक्सीजन दोनों प्रदान करता है। पोषण तथा ऑक्सीजन प्रदान करता है। इस बात को ध्यान में रखना कि अपरा का काम होता है भ्रूण को पोषण तथा ऑक्सीजन प्रदान करता है। और अपरा कहाँ पे, तब मानव के शरीर में होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव रासायनिक चक्र क्या है। भूजैविक रासायनिक चक्र का मतलब क्या है, इसके बारे में समझना। बेसिकली होता क्या है कि ये पोषण तत्व, भूजैविक मतलब क्या है कि भूमि से जीवों का जो चक्र चलता है उसके बारे में बोला जा रहा है। भूमि से जो जीवों का चक्र चलता है उसके बारे में बोला जा रहा है। बेसिकली हम लोग सभी को जानते हैं कि सब कोई पेड़ पौधा जो होता है अपना भोजन कहाँ से बनाता है, तो पेड़ पौधा जो होता है बेसिकली अपना भोजन कहाँ से बनाता है, तो सूर्य के प्रकाश से बनाता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके। जो पेड़ पौधा भोजन बनाता है उसका अकार्बनिक पदार्थ बोल सकते, खनिज पदार्थ वगैरह कहाँ से मिलता है, मिट्टी से मिलता है। तो पेड़ पौधा खनिज पदार्थ मिट्टी से लेता है। और वही जब पेड़ पौधा क्या करता है, कोई जानवर उसको खाता है, कोई भी जीव उसको खाता है, तो खाने के बाद फिर वो क्या होता है, जानवर मर जाता है। मरने के बाद उसमें क्या आता है, अपघटनकर्ता आता है, जो सूक्ष्म जीव होता है उसको फिर से विघटित करके जो जमीन से खनिज पदार्थ लिया गया था उसको जमीन में ही क्या करता है, मिला देता है। तो ये पूरा एक चक्र चलते रहता है। इसी को हम लोग भूजैव
रासायनिक चक्र के नाम से जानते हैं। तो ये पोषक तत्वों का एक चक्र है। ये किसका चक्र है? तो एक पोषक चक्र का चक्र होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? परितंत्र के पोषक तत्वों का चक्रण हम लोग कहते हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जब भू जैविक रासायनिक चक्र में पोषक तत्व का शामिल में कौन कौन सा चक्र आता है? तो कार्बन आता है, नाइट्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है, फास्फोरस आता है, सल्फर आता है, ये सब का चक्रण होता है। कैल्शियम आता है, मैग्नीशियम आता है, तो ये सब पोषक तत्व के चक्र में आ जाता है। इसलिए कि ये सब कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसका इस्तेमाल कौन करता है? पेड़ पौधा करता है। पेड़ पौधा को कौन खाता है? तो वैसे अलग अलग जीव जंतु खाते हैं। उसको खाने के बाद वो मर जाता है, तो मरने के बाद उसका विघटन करता है सूक्ष्म जीव, और फिर विघटन करके उसको मिट्टी मिला देता है। तो जितना भी मिट्टी से पोषक तत्व लिया रहता है, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सबको सबके आपस में क्या करता है? फिर से का मिट्टी में मिला देता है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? परितंत्र का पोषक तत्व के चक्रण के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे बात हो रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है? तो इसमें से कौन है जो अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है? हम लोग पता है कि जितना भी जीव जंतु होता है, सब में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। सब में कौन पदार्थ पाया जाता है? कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। अब अगर बात करेंगे अपने पोषण के लिए अपघटक का बात करेंगे, जो अपघटक होता है, तो जो अपघटक होता है ये अपना पोषण कहाँ से प्राप्त करता है? तो अब ऐसा कि ये जो अपघटक होता है, ये अपना पोषण जो होता है, वो जो मरे हुए जीव होते हैं, तो मरे हुए जीव में भी कौन सा पदार्थ होता है? कार्बनिक पदार्थ ही होता है। तो ये भी क्या करता है? कार्बनिक पदार्थ का ही उपयोग करता है। विषमपोषी किसको कहते हैं? जो अपना खाना खुद ना बना के किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, जैसे हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं? पेड़ पौधा को खा के जीवित रहते हैं। जब पेड़ पौधा खा कर जीवित रहते हैं तो हम लोग विषमपोषी होते हैं। तो हम लोग भी कार्बनिक पदार्थ का ही उपयोग करते हैं। मृत जीव किसको कहते हैं? जो मरे हुए चीज़ों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे लकड़ी वगैरह जो सड़ा गला रहता है, उसके ऊपर क्या करते हैं? एक हम लोग मशरूम वगैरह निकल जाते हैं, जिसको सांप के छत्ता के नाम से भी हम लोग प्रसिद्ध नाम सुनते हैं। तो वो जो होता है वो क्या है? मशरूम है, और वो मरे हुए चीज़ों का क्या कर रहा है? कार्बनिक पदार्थ यूज कर रहा है, ना कि अकार्बनिक पदार्थ। इसलिए कि वो क्या है? पेड़ पौधा जो पार्ट है वो किसका पार्ट है? अब ये कि वो कार्बनिक पदार्थ का पार्ट है, तो भी क्या करता है? कार्बनिक पदार्थ ही यूज करता है। स्वपोषी होते हैं। तो स्वपोषी क्या है? तो स्वपोषी पेड़ पौधा को बोलते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो जो खुद बनाते हैं वो किसका प्रयोग करते हैं? तो अकार्बनिक का प्रयोग करते हैं, उसके लिए कोई कार्बनिक पदार्थ नहीं रहता है, और वही स्वपोषी ही होता है जो अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में बदल देता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात किया जा रहा है लाइकेन का। लाइकेन का हम लोग बात करते हैं, तो लाइकेन दो चीज़ों से संयुक्त होकर बनता है। तो लाइकेन किसको कहते हैं? तो कवक और शैवाल के बीच में सहजीवन पर आधारित होता है। तो इसमें कवक और शैवाल का संयुक्त मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। इसके बारे में आप लोग जरूर पहले से भी जानते होंगे, लाइकेन के बारे में बहुत पहले ही बताया। तो लाइकेन में क्या होता है? इसमें कवक तथा शैवाल एक साथ रहता है। तथा कवक तथा शैवाल एक साथ रहता है, तो उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? लाइकेन के नाम से जानते हैं। सभी को पता है इसमें कवक का काम होता है खनिज पदार्थ प्रोवाइड कराना, और शैवाल का काम होता है अपना भोजन बनाना। तो अब कवक काम क्या करता है? शैवाल को खनिज पदार्थ देता है, और शैवाल बदले में क्या करता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके जब भोज्य पदार्थ अपना भोजन पोषण करता है तो वो कवक को देता है। तो इस प्रकार एक दूसरे पर ये डिपेंड होते हैं, इसलिए इसको हम लाइकेन के नाम से जानते हैं। लाइकेन जो होता है ज़्यादातर लाइकेन कहाँ पर देखने को मिलता है? कि सैलों पर देखने को मिलता है। लाइकेन जो कहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलता है? तो ये सैलों पर देखने को मिलता है। इस सैल को क्या करता है? तोड़ के मिट्टी का निर्माण करता है।
तो लाइकेन जो होता है एक सेल के ऊपर उगता है और उसको तोड़कर क्या करता है, तो मिट्टी का निर्माण करता है। तो इसको तोड़कर मिट्टी का निर्माण करता है, सेल को तोड़कर। सेल पत्थर का चट्टान टाइप का होता है, उस पर लाइकेन उगेगा, उसको क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, तोड़कर मिट्टी का निर्माण करता है। ये और कहाँ पे पाया जाता है, तो मरुस्थल जगह पर भी पाया जाता है। मरु का नाम से यहाँ पर प्रसिद्ध है। तो मरुस्थल का मतलब वही हो गया, मरु का मतलब हो गया मरुस्थल, जहाँ पे क्या होता है कि बहुत वर्षा का मात्रा बहुत कम होता है। तो वहाँ पर भी ये क्या करता है, मिट्टी का ही निर्माण करता है। उसको तोड़ फोड़ के जो बलुई मिट्टी होता है उसको मिट्टी का एक मतलब बोल सकते हैं कि वहाँ पे और पौधे उगाने के लिए उपयोगी बनाता है। ये दोनों के दोनों, सैल और मरु। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन होगा। इसलिए इसका ऑप्शन बी और सी दोनों के दोनों क्या है, सही है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सा उत्पादक नहीं है, इसमें कौन उत्पादक नहीं है। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है, बात करते हैं इसमें, तो अगर हम लोग एग्रीकस को अगर बात करते, एग्रीकस, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एग्रीकस। तो एग्रीकस एक प्रकार के क्या होते हैं, तो ये कवक होते हैं, कवक होते हैं। एग्रीकस जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो कवक होते हैं। सबके बारे में जान ले। नोस्ट्रॉन्स, नोस्ट्रॉक का बात करेंगे तो ये एक प्रकार के शैवाल ही होता है। क्या होता है, शैवाल होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर वाल वाक्स का बात करेंगे तो ये भी एक प्रकार के क्या है, शैवाल है। तो ये भी एक प्रकार के शैवाल ही होता है। तो ये भी शैवाल है, ये भी शैवाल है। और एक होता है स्पाइरोगाइरा। अगर स्पाइरोगाइरा का बात करेंगे तो स्पाइरोगाइरा जो होता है ये भी एक प्रकार के, ये भी एक प्रकार का शैवाल ही होता है शायद। तो आपको थोड़ा सा डाउट है, लेकिन ये भी एक शायद शैवाल ही होता है। ठीक, तो इसको भी ध्यान में रखें, ये भी क्या होता है, शैवाल ही होता है। और सभी को पता है जितना भी शैवाल होता है, जितना भी शैवाल होता है सब के सब अपना प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके अपना भोजन बनाता है। और जो भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके अपना भोजन बनाता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उत्पादक के नाम से जानते हैं। तो ये सब के सब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। अब इसमें कौन रह गया, एगैरिकस जो हो गया ये कवक है, और कवक ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं करता है, ये उत्पादक नहीं कहलाएगा, ये उपभोक्ता कहलाएगा। उत्पादक ये नहीं, तो ये उत्पादक नहीं है बोल सकती है, क्या कहलाएगा, तो ये उपभोक्ता कहलाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रतिजैविक का प्रयुक्त क्रिया क्या कहा जाता है। देखो अभी आनुवांशिक अभियांत्रिकी का मतलब यही है, इसमें बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम लोग प्रतिजैविकों का उसमें प्रयोग करते हैं। प्रतिजैविक किसको बोलते हैं, जो सूक्ष्म जीवों या किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया वायरस से लड़ने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिजैविक कहते हैं, एंटीबायोटिक कहते हैं। ठीक, ये हम लोग शरीर में खुद ब खुद रहता है, और जब ये अच्छे से काम नहीं करता है तो हम लोग बाहर से एंटीबायोटिक यूज करते हैं। ये चीज़ें हम लोग पहले से जानते हैं। ठीक, तो ये बेसिकली ये क्या काम करता है, तो ये चयन योग्य वर्णक के रूप में काम करता है। ये आनुवांशिक अभियांत्रिकी में ये क्या करता है, एक चयन का काम करता है, सिलेक्शन का काम करता है। इस बात को ध्यान में रखना है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी को पता है कि जब बायोटेक्नोलॉजी का बात करते हैं,
बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है कि हम लोग डीएनए को किसी को डीएनए को निकाल कर और उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको दूसरे में स्थानांतरित करते हैं। तो डीएनए को निकालने के लिए सबसे पहले डीएनए की पहचान करना पड़ेगा, डीएनए को छांटना पड़ेगा कोशिका के अंदर से। तो डीएनए को छांटने के लिए, डीएनए को निकालने के लिए हम लोग जो प्रोसेस यूज करते हैं, यहाँ पे क्या किया जाता है, तो यही चीज़ लिखा हुआ है, एग्रा रोज जेल पर अलग, एग्रा रोज जेल होता है, उसी पर डीएनए को अलग किया जाता है। क्या किया जाता है, डीएनए के टुकड़े को अलग किया जाता है, जिससे रंगने के बाद उसको देखा जा सकता है। बिना रंगे उसको हम लोग नहीं पहचान सकते, नहीं देख सकते, तो उसको रंगा जाता है। तो रंगने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो डीएनए को रंगने के लिए, जिसको पहचान करने के लिए डीएनए को लिख सकते हैं, डीएनए को रंगने के लिए। तो रंगने के लिए जो पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं, तो डीएनए को रंगने के लिए जो पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं इथिडियम ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। इथिडियम ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। तो रंगने के लिए हम लोग इस पदार्थ का प्रयोग करते हैं। ये क्या करता है कि ये जाकर डीएनए के ऊपर चिपक जाता है, जिसके कारण डीएनए के ऊपर जब ये जाकर चिपकता है, तो डीएनए के ऊपर जैसे ही प्रकाश पड़ता है, तो प्रकाश के कारण उस पर एक चमक दिखाई देने लगता है, एक रंग दिखाई देने लगता है, जिससे वहाँ पर डीएनए का पहचान हो जाता है। और वहाँ से डीएनए का निकाल लिया जाता है, डीएनए को अलग कर लिया जाता है, और डीएनए को अलग करके फिर जो उसका इस्तेमाल करना रहता है, हम लोग उस तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये डीएनए का अलग करने के लिए एक प्रोसेस अपनाया जाता है। पहले पहचान करने के लिए बोल सकते हैं, पहचानेंगे तभी जाकर उससे हम लोग निकाल सकते हैं। तो उसमें एक पदार्थ का प्रयोग कर लेते हैं, किसका, इथिडियम ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, तो आज हम लोग का 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।